आस्था टाइम्स, समाजसेवेची आस्था असणारं एकमेव व्यासपीठ. पण सुरू आहे आणि वेळ लागतोय, मी नाकारत नाही, परंतु निर्णय घेत असताना याच्यामध्ये तिन्ही पक्षाचा विचार करून तिघांना जिंकण्यासारख्या राहतील आणि त्यात काँग्रेसला कुठल्या सोयीच्या आहे असं एक अंदाज जागानिहाय चर्चा झालेली आहे. साधारणतः किती जागांवरती दावा करताय? किती जागांवरती दावा करताय? अजून यादी पूर्णतः चर्चा झालेली नाही. मी आज कुठलाही फिगर रिव्हील करू शकत नाही. आज फक्त एक अंदाज घेण्यात आलेला आहे. पुढील मीटिंग 5 किंवा 4 तारखेला घेऊ शकते. त्या मीटिंगमध्ये मग अंतिम स्वरूप कदाचित देऊ शकू. आणि आज आम्ही कुठलीही गोष्ट या सिने सांगू शकत की तिन्ही पक्ष जो चर्चा होत नाही तोपर्यंत या बाबतीमध्ये बाहेर बोलणं उचित होणार. पण काही स्ट्रॅटेजी असेल ना, कारण पहिल्या जागा आपल्याकडे होत्या त्या आपल्याकडे परत आहेत. अनेक विषय आहेत. जागा जिंकण्यासारख्या कुठल्या आहेत, मागच्या निवडणुकीत काय परिस्थिती होती, आगामी काळामध्ये महाविकास आघाडी म्हणून लढत असताना काय चित्र निर्माण होऊ शकतं, असं एकंदरीत चर्चा आहे. परंतु सगळ्या पॅरामीटर लक्षात घेऊनच तो निर्णय घ्यावा लागेल. मागे पडल्यात, वज्रमूठ सभा मागे पडल्यात, आता पुन्हा एकदा पॉलिटिकल मोमेंट मागे नाही पडल्या. असं आहे की मधल्या काळामध्ये पावसाळा आता सुरू झालेला आहे. राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत काही विषय होते त्यावेळेस ते थांबले होते. त्यामुळे थोडा वेळ झाले, नाकारत नाहीये, पण त्याच्या सभा आता मधल्या कालावधीमध्ये निश्चित होतील. संभाजी भिडेने असं आज पुन्हा एकदा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आणि स्वातंत्र्यावरती परत प्रश्न निर्माण केलेला आहे. संभाजी भिडेंच्या वारंवार आणि लव जिहादवाल्यांना कापून काढा असं सुद्धा वादग्रस्त. संभाजी भिडेंच्या वक्तव्यावर कुठंही काही मत व्यक्त करण्यासारखं आहे असं मला वाटत नाही. त्यांना फक्त या निवडणुकीच्या तोंडावर पोलरायझेशन, देशामध्ये ध्रुवीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस अशा कुठल्याही वक्तव्याला बळी पडणार नाही. त्यांच्याबद्दल या विषयावर काय बोलण्यासारखं आहे असं मला वाटत नाहीये. केवळ दिशाभूल करायची आणि मग एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करायचा, ही बीजेपीचा अजेंडा मला फॉलो करायचा नाही. पुण्यामध्ये पुन्हा एकदा महिलेवरती कोणता हल्ला? ज्या ठिकाणी शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाची वन-टू-वन फाईट झाली आहे त्या जागेवर काय निर्णय होणार आहे? कारण त्या जागा त्यांना सोडण्याचे एकत्र बसल्याशिवाय यावर भाष्य करणं उचित होणार नाही. काही जागेवर ते लढले होते, त्याचे उमेदवार निवडून आले होते, त्या ठिकाणी ते उमेदवार दुसऱ्या शिंदे गटात गेलेले आहेत. ही परिस्थिती आहे. बदललेल्या परिस्थितीप्रमाणे जागा कोणाला सोयीची राहील ही अंदाज घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल. पुण्यामध्ये पुन्हा एकदा महिलेवरती हल्ला झालेला आहे. केसीआर यांचा महाराष्ट्र दौरा कसा बघताय? कारण सगळं मंत्रिमंडळ आणि सगळे त्यांचे लोकप्रतिनिधी गुण केसीआरची सध्याची जी काही परिस्थिती दिसते आहे की कुठल्याही त्यांच्या सभेमध्ये किंवा वक्तव्यामध्ये भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत नाही. परवा सुद्धा पटण्याला बिहारमध्ये झालेल्या बैठकीला ते गैरहजर राहिले. या सर्व त्यांच्या वागणुकीहून त्या एक संकेत नक्की मिळतोय की ते इनडायरेक्टली भाजपला मदत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे का, अशी शंका जवळपास आज सर्वांना येत आहे. त्याच्यामुळे ही बीजेपीची बी टीम म्हणून आगामी काळात काम करायचं आणि काँग्रेसची आणि जी काही महाविकास आघाडीची मतं महाराष्ट्रात आहेत किंवा देशात जी मतं आहेत युपीएची, त्या मतांना ती मतं खराब करायची ही त्यांची भूमिका जवळपास दिसते आम्हाला. ऐसा है कि आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्दे से रखते हुए सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा उस सीट्स पर कांग्रेस किन सीटों पर लड़ना चाहेगी इसके विचार विमर्श हुआ है. उसमें कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर गौर करना पड़ेगा. जैसे पिछले चुनाव में वहाँ कितने कांग्रेस को वोट मिले, कितने एमएलए हमारे उस क्षेत्र में है, वहाँ की मौजूदा परिस्थिति क्या है, कई चीज़ें हैं. उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेना पड़ेगा. एब्सर्डली न वो मांगे न हम मांगे, जीतने की संभावना किसकी है वही ध्यान में रखते हुए सीटों का आज मैं कोई इसलिए नहीं कहना चाहूँ जब तक तीनों साथ में नहीं बैठ के फैसला नहीं होता है तब तक मैं कोई फिगर यहाँ पर बोलना उचित नहीं समझता. निश्चित चिंता की बात है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई. मौजूदा राजनीतिक हालात देश में और खास करके महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार और किसानों की आत्महत्या भी सबसे बड़ा समस्या है कि आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों की देश में पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो रही है. ये सब चिंता के विषय है और सरकार इश्तिहार बहुत बड़े बड़े देती है अचीवमेंट के बारे में. और ये जो मौजूदा हालात है, चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार हो
या फिर किसानों की आत्महत्या हो, दोनों पर सरकार ने कुछ स्पष्ट भूमिका रखी नहीं। राज्यपाल से मिलने के लिए आप लोगों का डेलीगेशन जाएगा क्या? कानून व्यवस्था और इन सारी चीजों को लेकर राज्यपाल के पास कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा क्या? देखिए, हम राज्यपाल से एक बार तो मिल चुके हैं, पिछले 15 दिन पहले ही मिल चुके हैं। मौजूदा स्थिति अगर सरकार कुछ करती नहीं है, निश्चित तौर पर उसका फॉलो तो लेना ही पड़ेगा। नसीम सर, आपसे जानना चाहेंगे मॉब लिंचिंग को लेकर आपने कंप्लेंट की थी, उसके बारे में बताइए। नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था पिछले 3 महीने में एकदम चरमराई है। राज्य के अलग अलग जिलों में 10 से ज्यादा दंगे हुए हैं। पिछले 15 दिन में 2 जगह पे, एक ही जिले में, नासिक ग्रामीण क्षेत्र में 2 जिले में 2 घटनाएं हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है और लोगों की जाने गई हैं। लेकिन सरकार आंख पर पट्टी बांधे बैठी हुई है। कहीं न कहीं आज सवाल पैदा होता है कि महाराष्ट्र में रूल ऑफ लॉ है या गुंडा राज चल रहा है। आज लोग सवाल इस तरह का पूछ रहे हैं। शिंदे सरकार से हम लोगों की मांग है कि महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है तुरंत ठीक होनी चाहिए और जिस तरह से मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे जा रहे हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके पीछे कौन है, उसकी एसआईटी के जरिए जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अशोक जी, एक सवाल ये है कि जिस दिन आप लोगों के यहाँ सांगली में कर्नाटक के सीएम आए, उसके ठीक दूसरे दिन तेलंगाना के सीएम महाराष्ट्र के दौरे पर आते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, 2 दिन तक करते हैं। उससे कितना आप लोगों को समझता है कि फायदा ये हो रहा है कि तेलंगाना में उनका ध्यान कम हुआ है और तेलंगाना के कई विधायक और भूतपूर्व सांसद, तेलंगाना के कई भूतपूर्व सांसद भी कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में कल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र पर, तेलंगाना उनका स्टेट, उस पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। और जहां पर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई स्कीमें लाई है, उसको भी हम उसका पर्दाफाश करेंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है और पब्लिसिटी कितनी है। क्या एमबीए के वोट तोड़ने की कोशिश? मैंने कहा ना, ये तो भूमिका उनकी जो है, कहीं पर भी उनका वक्तव्य बीजेपी के खिलाफ नहीं है। वो महाराष्ट्र में एक स्पॉइलर के भूमिका में आकर शायद बीजेपी को मदत करने की उनकी भूमिका हो सकती है। सर, तुम्ही सांगाल की एकूणच आता ज्या पद्धतीने अनिल परब यांच्या कार्यकर्त्यांवरती कारवाई करण्यात आली, दुसरीकडे गीता जैन यांनी सुद्धा थोबाडीत मारली होती मीरा भाईंदर पालिका अधिकाऱ्यावरती आणि संतोष बांगर यांनी सुद्धा मारहाण केली होती, शिवीगाळ केली होती सरकारी कर्मचाऱ्याला, त्यांच्यावरती कारवाई होत नाही आणि अनिल परब यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांवरती कारवाई केली जाते। एकंदरीतच आता आपल्याशी बोलल्याप्रमाणे कायदा सुव्यवस्था, महिलांवरचे अत्याचार, मॉब लिंचिंगचे प्रकरण, जातीय दंगे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध अशा प्रकारे वागणूक वगैरे, एकंदरीतच शिंदे फडणवीस सरकारला आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता येत नाही, प्रशासन चालवता येत नाही। त्यामुळे महाराष्ट्राची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक झालेली आहे आणि याबद्दल आम्ही रस्त्यावर उतरून आता आंदोलन करण्याची तयारी करणार आहोत। बाबा, 1 जुलाई को टीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर आदित्य ठाकरे मोर्चा निकालने वाले हैं। पुलिस ने अभी तक रूट और उसको लेकर काफी परमिशन अभी तक दी नहीं है, चर्चा चल रही है। क्या एमबीए के बाकी आप कांग्रेस और एसपी में भी शामिल होंगे? आपको न्यौता दिया गया? नहीं, देखिए, आंदोलन अपनी अपनी पार्टी कर रही है। जब हम तीनों मिलकर कोई अगर तय करेंगे तो वो भी करेंगे। हम अपनी तरह से हम अपना कर रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री आए थे, धनगर समाज का एक मेलावा सांगली में बहुत भारी मेलावा हुआ था। तो एक जनता में जो एक मूड है, एक जो वातावरण दिख रहा है, वो क्लियरली इस सरकार के खिलाफ है और जनता पूरी तरह से तैयार है। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, उनके कुछ दिक्कतें आ रही है, आपस के झगड़े बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छे आसार है। और हम मिलकर अभी पूरी ताकत से लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा के साथ में आएगा तो उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन अभी हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी करें। जैसे अशोक जी ने बताया कि मीटिंग का दौर चलता रहेगा। जब तक हम तीनों दल बैठ के नहीं बात कर सकते तब तक कोई ठोस आंकड़ा वगैरह आपके सामने नहीं आएगा। तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है। सर, कांग्रेस पक्षाचा एक सवाल आहे की
काँग्रेस दृष्टीमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याविषयीची नाराजी आहे ती कमी होताना पाहायला मिळत आहे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांना पुन्हा CWC मध्ये या स्थानात वैयक्तिक मी काही बोलणार नाही. चर्चा सुरू आहे. वैयक्तिक काही बोलू नका. ही आमच्या पक्षाची प्रक्रिया ती करत राहू दे त्यांना दिल्लीला. गोडसेंचा पुन्हा एकदा उदात्तीकरण. प्रधानमंत्री ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बात की और कहा कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते. आप कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है इस मुद्दे को? देखिए, इसका ये जो चर्चा चलेगी, भाजपा इस चुनाव का मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड करना चाहती है, जरूर करे, उस पर जरूर बातचीत होगी, लेकिन वो जनता को भड़काना चाह रहे हैं, ध्रुवीकरण चाह रहे हैं, पोलराइजेशन चाह रहे हैं, दंगे हो रहे, मॉब लिंचिंग हो रहे. तो एक जिस दिशा में राजनीति आगे बढ़ रही है वो तो स्पष्ट है. हम कोई भी चैलेंज अगर भाजपा हमारे सामने खड़ा करती है, चाहे इंटेलेक्चुअल हो या कोई सड़क पे उतर के लड़ाई की बात हो, हम उसके लिए तैयार हैं. उन्होंने परिवारवाद की भी बात कही, राहुल जी का नाम लिया और आपके फैमिली का नाम लिया, कहा कि परिवार को जिताने के लिए सब इकट्ठा हुए जो विपक्ष इधर पटना में इकट्ठा हुए. उनको जो कहना है कहेंगे, उनको जो करना है करेंगे. हम जो अपनी बात है, हम तो जनता की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे. थैंक यू. जेवण खाना जेवण आहे तुमच्यासाठी सगळ्यांचं सबको खाना आहे. आमच्या नवीन नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आस्था टाइम्स न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन